नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के ऊपर और हम पहुंच चुके हैं आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है द्विवेदी युग के 5 प्रमुख निबंधकारों के ऊपर, जिसमें कि हमने शामिल किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। प्रिय विद्यार्थियों, इन पांचों निबंधकारों को हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या लिखा है, इनका मूल्यांकन कैसे किया है। एक चीज ध्यान देने वाली है कि इन 5 निबंधकारों को हमने एक साथ क्यों शामिल किया। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन द्विवेदी युग का है, कौन भारतेंदु युग का है, कौन छायावादी युग का है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बहाने आपके मन मस्तिष्क में कम से कम इन साहित्यकारों का नाम बैठ जाएगा कि ये द्विवेदी युग के, और खास तौर से ये अलग-अलग विधाओं में भी काम करते रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो निबंध के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा काम किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हम पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 70 के ऊपर। तो आज का ये वीडियो लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं इसकी शुरुआत करूं इसके पहले उन तमाम विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों का हार्दिक आभार करता हूं, जो कि इस चैनल के प्रति अपने सकारात्मक कमेंट्स करते हैं, टिप्पणियां लिखते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं। क्योंकि जब से आप सभी की तरफ से सकारात्मक चीजें नहीं आएंगी, तो काम करने में उतना मन नहीं लगता है। हालांकि हमारा कुछ उद्देश्य अलग ढंग का है, हमारा समर्पण अलग है। तो उसी को बढ़ाते हुए हम इन 5 निबंधकारों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य, भाषा के विकास में अपना क्या योगदान दिया है और निबंधों के माध्यम से किन-किन विषयों को रखा हुआ है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम द्विवेदी युगीन निबंधों की पृष्ठभूमि को देखते हैं और आप देखेंगे जो पहला वाक्य है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आखिरकार प्रश्न कहाँ से और कैसे बनते हैं। ये सीरीज जो चल रही है, ये काफी महत्वपूर्ण सीरीज है और एक तरीके से आपकी परीक्षाओं के लिए ऋण के तौर पर इसको देखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युगीन निबंधों की चर्चा करते हुए लिखते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये वाक्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं या फिर अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट भी कर सकते हैं। वाक्य सुक्तिनुमा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तरीके से गोला बन रहा है। अगर हम कहें कि गद्य जो है वो कवियों और लेखकों की कसौटी है, उनके मूल्यांकन का एक प्रतिमान है, तो निबंध जो है वो खुद गद्य की कसौटी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि भाषा के पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। इसीलिए गद्य शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए अधिकतर निबंध ही चुना करते हैं। निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं: विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक। प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बड़ा सुंदर मेल भी करते हैं। लक्ष्य भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है, जैसे विचारात्मक निबंधों में व्यास और समास की रीति, भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति। इसी विक्षेप के भीतर वह प्रलाप शैली आएगी जिसका बंगला की देखा देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ रहा है। शैलियों के अनुसार गुण दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन सभी चीजों को लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनके जीवन में घट रही थी, यानी कि उनके समकालीन में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद एक अच्छे निबंधकार के तौर पर हैं और उन्होंने बताया कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। और साथ में निबंध के कई शैलियों को उन्होंने यहाँ पर बताया कि विचारात्मक, भावात्मक या वर्णात्मक निबंध किस तरीके के हैं। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि व्यास और समास की रीति किस प्रकार के निबंधों से जुड़ी हुई है, तो वो निबंध है विचारात्मक। और भावात्मक निबंधों में आपने देखा कि धारा, तरंग और विक्षेप की रीति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
केंद्र में रखा हुआ है, इसके प्रतिमान के रूप में देखा है। और लिखते हैं कि जो भावात्मक निबंधों की शैली में है प्रलाप शैली, उसका प्रभाव हम बांग्ला से देखते हैं और वो हिंदी साहित्य में भी प्रयुक्त होने लगा। वैसे देखा जाए तो शैलियों के अनुसार गुण दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आगे वो लिखते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो। प्राय सवाल पूछा जाता है कि निबंध किसे कहा जाता है, तो यही आता है कि निबंध वो है जिसमें किसी विचार को व्यक्ति या लेखक बांध कर प्रस्तुत करता है, एक उसका दायरा रखता है कि इसी के बीच में हमें बात करना है। और आप लोगों ने बचपन के दिनों में निबंध की प्रतियोगिता में जरूर भागीदारी की होगी, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त भी किया होगा। तो कोई ना कोई विषय मिलता था और हम उस विषय पर लिखते थे और सभी लोग अलग-अलग ढंग के लिखते थे और किसी को उसमें पुरस्कार मिल जाता था। तो यहाँ पर बताया कि अगर हम देखें आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार, तो निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का मतलब यह नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर जगह-जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति के प्रकृत या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सर्कस वालों की भी कसरतें या हठयोगियों के से आसन कराए जाएं जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवाय और कुछ न हो। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि निबंध लिखने की जगह पर व्यक्तिगत विशेषता तो जरूरी है, लेकिन उसमें विचारों की श्रृंखला का होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि केवल भावों को, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य दो चीजों को अभिव्यक्त करता है, या तो भावों को अभिव्यक्त करता है या तो विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचारों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विचारों की श्रृंखला को रखना चाहिए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए केवल भाषा से खेलना नहीं है, बल्कि लोक सामान्य की जो भी समस्याएं हैं उसको भी ध्यान में रखें। नहीं तो सर्कस दिखाने वाले मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका कुछ जुड़ाव नहीं है, मुख्य समस्याओं से जुड़ाव नहीं रहा है, बस वो तमाशा के रूप में ही होता है। तो भाषा का उपयोग हमें सार्थक दिशा में भी करना चाहिए, जिसमें कि हम निबंधों में देखते हैं। आगे चलकर निबंधों के कई तरीके आप पढ़े होंगे, जिसमें ललित निबंध एक प्रमुख निबंध है जिसमें कि लोक संस्कृति को जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ पर धीरे-धीरे जो पृष्ठभूमि बनी है द्विवेदी युग की, वो आप समझ पा रहे होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की जरूरत पर किस तरीके से अपनी बातों को रखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि संसार की हर बात और सब बातों से संबद्ध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से नथे हुए पत्तों के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। तो ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब आप किसी पत्ते को बहुत नजदीक से देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आज के बाद हरे पत्ते को आप जरूर देखिए, या फिर सूखे पत्ते को भी देखेंगे तो उसमें लगेगा कि ढेर सारी नसें दौड़ रही हैं। हालांकि बचपन के दिनों में हम लोग कला विषय में पत्ते भी बनाया करते थे, तो उस समय खींचा करते थे। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके से व्यक्ति के मानसिक संगठन की बनावट को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि संबंध सूत्र तो हैं, लेकिन सबके ऊपर उसका अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कि पत्तों के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले होते हैं। तत्व चिंतक या दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ संबंध सूत्रों को पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है और बीच के ब्यौरे में कहीं नहीं फंसता। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर-उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्र की टेढ़ी-टेढ़ी रेखाएं ही भिन्न-भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। कोई स्पेशल क्यों होता है? चीजें एक ही होती हैं, लेकिन उसमें कुछ खास चीज होती है, खास संबंध सूत्र जुड़े हुए होते हैं जो कि उसको विशेष बनाते हैं। अब आप देखेंगे इसमें कई बार मानसिक संगठन की बात की जा रही है, मन की प्रवृत्तियों की बात की जा रही है। इसीलिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध संग्रह पढ़ेंगे, चिंतामणि भाग 1, जिसमें उन्होंने
मनोविकारों को लेकर 1 से अधिक निबंधों को लिखा है, जिसमें उत्साह है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, प्रेम, प्रीति है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ढेर सारे निबंध लिखे हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये उन संबंध सूत्रों की तरफ ही संकेत है। तो आपको एक-दूसरे से कोरिलेट करके देखना है, ताकि परीक्षाओं में अगर सवाल घुमा-फिरा कर भी आएँ, तो वहाँ पर आप कैच कर लें कि किससे जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं कि तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है, उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए हैं। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हम निकले तो हैं बुद्धि की यात्रा पर, लेकिन जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम हृदय को भी साथ लेकर चलेंगे। आपको वो भूमिका बिल्कुल याद आ गई होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो सूत्र वाक्य यहाँ पर इतिहास से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मिलते हैं, वो उनके निबंधों में और आलोचनाओं में भी देखने को मिल जाते हैं। आगे वो लिखते हैं कि जो करुण प्रकृति है, उसका मन किसी बात को लेकर अर्थसूत्र पकड़े हुए करुण स्थलों की ओर झुकता है और गंभीर वेदना का अनुभव करता चलता है। जो विनोदशील है, उनकी दृष्टि उस बात को लेकर उसके ऐसे पक्षों की ओर दौड़ती है, जिन्हें सामने पाकर कोई हँसे बिना नहीं रह सकता है। इसलिए आपने निबंधों को पढ़ते हुए जहाँ पर सामान्य निबंधों को पढ़ा होगा, फिर व्यंग्य निबंधों को आपने पढ़ा होगा हरिशंकर परसाई का, कि जब वो किसी विषय वस्तु को उठाते हैं, तो पाठक बिना हँसे अपने को रोक नहीं पाता है। वहीं जब आप ललित निबंधों को पढ़ेंगे, तो अपनी लोक संस्कृति, इतिहास इत्यादि को समझने का प्रयास करेंगे। तो कहीं न कहीं हर निबंधकार यानी व्यक्ति की खास विशेषता होती है, जो जिधर निकल जाता है, उधर ही अपनी गति को बढ़ा देता है। कुल मिलाकर बात यहाँ पर यही कही जा रही है। इस प्रकार कुछ बातों के संबंध में लोगों की बधी हुई धारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद मिलेगा, वह उन बातों के ऐसे पक्षों पर वैचित्र के साथ विचरेगा, जो उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। आगे लिखते हैं कि उदाहरण के लिए आलसियों और लोभियों को लीजिए, जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली आ रही है। कोई लेखक अपने निबंध में उनके अनेक गुणों को विनोद पूर्वक सामने रखता हुआ उनकी प्रशंसा का वैचित्रपूर्ण आनंद ले और दे सकता है। इसी प्रकार वस्तु के नाना सूक्ष्म विवरों पर दृष्टि गड़ाने वाला लेखक किसी छोटी से छोटी तुच्छ से तुच्छ बात को गंभीर विषय का सा रूप देकर पांडित्यपूर्ण भाषा की पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है। पर सब अवस्थाओं में कोई बात अवश्य चाहिए। तो यहाँ पर निबंधकारों के अलग-अलग लक्षणों और विशेषताओं की तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल संकेत कर रहे हैं कि अगर आलसियों और लोभियों को दुनिया तो बुरा कहती चली आ रही है, कोई व्यंग्यकार इसको विनोदपूर्वक अपने निबंध का विषय बना सकता है, और कोई सूक्ष्म यानी गंभीर दृष्टि रखने वाला उसको गंभीर भी बना सकता है। ये उस व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि उसको हास्य व्यंग्य में रखे कि उसको गंभीर विषय बनाकर प्रस्तुत करे। आगे लिखते हैं कि इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यंजना प्रणाली की विशेषता, शैली की विशेषता खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना यानी अनेक अर्थ संबंधों का वैचित्र्य नहीं, जहाँ गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी तरह-तरह की मुद्रा और उछल-कूद दिखाती हुई भाषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी। भारतेंदु के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी, जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही। और जब भी निबंधों की बात होती है, तो भारतेंदु युग के निबंधों को हम हँसमुख गद्य के रूप में देखते हैं। तमाम जो निबंधकार हैं, वो अपने निबंधों में कहीं न कहीं व्यंग्य का प्रयोग करते हुए नज़र आते हैं। वो समय भी था कि वो अपनी बातों को सीधे-सीधे न कहकर व्यंग्य शैली का प्रयोग करना पड़ता था, क्योंकि हम गुलाम थे। और जब द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं, तो भी उस समय भी वही स्थिति है। इसीलिए आप देखेंगे कि शिव शंभू के चिट्ठे को हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है। आगे लिखते हैं कि पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अस्थायी विषयों पर निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो गई। उसके साथ ही वर्णनात्मक निबंध पद्धति पर सामयिक घटनाओं, देश और समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या आदि का चित्रण भी बहुत कम हो गया। इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि के स्थायी गद्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था, न हुआ। अधिकांश लेखक ऐसे ही कामों में लगे रहे जिनमें बुद्धि को श्रम पड़े। फल यह हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिंदी की ऊंची शिक्षा का विधान हो जाने पर
उच्च कोटि के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर हुआ। और यहाँ पर देखिए पहली बार विश्वविद्यालयों की दृष्टिकोण से कोई बात की जा रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास ने नोट्स बनाया कि विश्वविद्यालयों में हिंदी को किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसका पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी, बाद में हिंदी साहित्य का विकास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाने के लिए तमाम निबंध उन्होंने लिखने शुरू किए, जो कि समसामयिक घटनाओं, देश और समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या आदि से जुड़ी रही। आगे वो लिखते हैं कि भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, पर्व त्योहार आदि पर साहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे। उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंब रहा करता था। होली, विजयादशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर उनके लिखे प्रबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा रहता था। इसके लिए वे वर्णात्मक और भावात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुंदर मेल करते थे। यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी न रही। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतेंदु के समय में निबंधों का विषय बनाया जाता रहा, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और परंपरा से जुड़े हुए थे। और हमें याद आता है कि बचपन के दिनों में भी हमें होली, दिवाली इत्यादि पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता था और सब लोग अपने अपने अनुभवों के माध्यम से निबंध लिखते थे। उसी की बात यहाँ पर कही जा रही है कि निबंध में व्यक्तिगत विशेषता उसको अलग बनाती है। आगे लिखते हैं कि इस उत्थान के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखाने वाले दो अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए। विचार रत्नावली, बेकन विचार रत्नावली अंग्रेजी के बहुत पुराने वाक्य पहले निबंध लेखक लॉर्ड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद है और निबंध माला दर्श चिपलुणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद है। पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही है और दूसरी पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि बेकन विचार रत्नावली कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये किसके द्वारा अनुदित ग्रंथ है? तो वो नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दूसरा जो अनुवाद आप देख रहे हैं निबंध माला दर्श, ये लिखा गया है गंगा प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा। तो बेकन विचार रत्नावली परीक्षाओं में तो पूछी जाती रही है। मान लीजिए बदलते हुए पैटर्न में निबंध माला दर्श पूछ लिया जाए कि किसका है, तो तुरंत आप बता देंगे गंगा प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया है। या फिर अनुवाद किया गया है किसका? अनुवाद किया गया है चिपलुणकर, यानी कि मराठी साहित्यकार थे, निबंधकार थे, उनके निबंधों का अनुवाद गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने निबंध माला दर्श रूप में किया हुआ है। और बेकन विचार रत्नावली लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे लिखते हैं कि उस समय आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे वे दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक निबंध लिखने में हाथ लगाएं, पर ऐसा न हुआ। मासिक पत्रिकाएं इस द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत सी निकली, पर उनमें अधिकतर लेख बातों का संग्रह के रूप में ही रहते थे। ये बातों का संग्रह, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो ये शब्द आपको जरूर दिखाई पड़ा होगा। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युगीन निबंधों को बातों के संग्रह के तौर पर ही ज्यादातर देखा है। लिखते हैं कि लेखकों के अंतः प्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं थी, बल्कि एक तरीके से बातों का संग्रह ही था। इस काल के भीतर जिनकी कुछ कृतियां निबंध कोटि में आ सकती हैं, उनका संक्षेप उल्लेख किया जाता है। तो हम जिन 5 निबंधकारों को इंट्रोडक्शन में आप सभी के सामने नाम लिए थे, अब उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका मूल्यांकन किस तरीके से किया हुआ है। और यहाँ से अगर 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं परीक्षाओं में, तो आज के वीडियो लेक्चर की सार्थकता हो जाएगी। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि वो कौन पांचों निबंधकार हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले है। इनका परिचय देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनका जन्म दौलतपुर जिला रायबरेली में वैशाख शुक्ल 4 संवत 1927 को और देहावसान पौष कृष्ण 30 संवत 1995 को हुआ। तो आप देख रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि दौलतपुर नामक गांव के, जो कि इस समय रायबरेली में है। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के गांव से जुड़े हों या फिर उनके जिले से जुड़े हों, तो थोड़ा सा वो रोचकता के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी को देख सकते हैं।
तो इनके जन्म और निधन के बारे में हमने देख लिया, जन्म स्थान को भी देख लिया। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती के संपादन का भार लिया। अब ये तथ्य आप देख रहे हैं, अगर आप खुदा न खास्ता 10 एग्जाम में बैठे तो उसमें से 9 परीक्षाओं में ये सवाल रहता ही रहता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से शुरू किया, कब तक किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो ध्यान में रखिए कि द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार लिया। तब से अपना सारा समय लिखने में ही लगाया। लिखने की सफलता वे इस बात में मानते थे कि पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाए। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकल लेख भी बहुत लिखे हैं, पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में ही हैं। और सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को लेकर किस आलोचक ने तुलना उसकी बातों के संग्रह के रूप में की हुई है। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई और नहीं है बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों के संग्रह के रूप में ही देखा है। लिखते हैं कि भाषा के नूतन शक्ति चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं। स्थायी निबंधों की श्रेणी में 2 ही 4 लेख जैसे कवि और कविता, प्रतिभा आदि आ सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कवि और कविता किसका निबंध है? कविता क्या है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन करते हुए ये लिखा कि कवि और कविता का आपस में क्या संबंध है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और प्रतिभा को लेकर भी उन्होंने विचार किया है। प्रतिभा की जब भी बात आती है तो आपके मन मस्तिष्क में आना चाहिए कि ये काव्य हेतु के रूप में। ठीक है, तो प्रतिभा को लेकर संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने भी काफी विचार किया हुआ है और इसी को प्रमुख रूप से काव्य हेतु माना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इस पर विचार किया है। पर ये लेखन कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी-मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी-किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वर दत्त होती है। जो चीज़ ईश्वर दत्त है, वह अवश्य लाभदायक होगी, वह निरर्थक नहीं हो सकती। उससे समाज को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुँचता है। कविता यदि यथार्थ में कविता है, तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े-बड़े काम हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्यों इनके लेखों को, निबंधों को बातों के संग्रह के रूप में देखा है। उनका ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई विचार नहीं, सारी चीजें बताई गई कि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो लेकिन हमें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखना है। मान लीजिए एक कथन आ जाए कि कविता से दुनिया में आज तक बड़े-बड़े काम हुए हैं, किसका ये कथन है? तो यहाँ पर अब ये चेंज हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। भले आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कथन आ जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और आप एग्जाम हॉल में से निकलेंगे और तमाम किताबों को खोजने लगेंगे कि ये कहाँ से आया हुआ है। और जब आप देखेंगे कि ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से ही पूछा गया है। कविता से दुनिया में आज तक बड़े-बड़े काम हुए हैं। कविता में कुछ न कुछ झूठ का अंश जरूर रहता है। असभ्य अथवा अर्धसभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत। संसार में जो बात जैसी देख पड़े, कवि को वैसे ही वर्णन करना चाहिए। तो यहाँ पर वही अनुभूति को केंद्र में रखा गया है कि जो अनुभूति की प्रामाणिकता है, अगर वो कवि में ज्यादा रहेगी तो कविता भी ज्यादा सार्थक हो सकती है। आगे लिखते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर विचार की वह गुण गुंफित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। ये कथन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किसके संदर्भ में है? तो आप तुरंत ध्यान में रखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में है। ठीक है, शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड को लिए हों। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। तो न सिर्फ महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विषय वस्तु पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रश्न उठा रहे हैं,
बल्कि उनके पाठकों का भी अनुमान लगा ले रहे हैं कि उनके पाठक मोटी अक्ल यानी मोटी बुद्धि के हो सकते हैं। एक-एक सीधी बात कुछ हेर-फेर कहीं-कहीं शब्द केवल शब्दों के ही साथ 5-6 तरीके के 5-6 वाक्यों में कही हुई मिलती है। उनकी प्रवृत्ति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनके लेखों में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिक मिलता है। नपे-तुले वाक्य को कई बार शब्दों के कुछ हेर-फेर के साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद में बहुत शांत होकर समझाने-बुझाने के काम में लाया जाता है। उनकी अव्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की जो शैली है, वो व्यास शैली है। व्यास और समास 2 चीज़ें आप ध्यान में रखिए, दोनों एक-दूसरे के विलोम के तौर पर हैं। समास तो हम व्याकरण के रूप में भी पढ़ते हैं। व्यास का मतलब होता है विस्तार और समास में आपने देखा होगा कि संक्षिप्त हो जाता है, उसका सार रूप हो जाता है। ठीक है ना? तो कहा गया कि अगर व्यास शैली देखा जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम किए। अब यहाँ पर देखिए विपक्षी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि पक्ष और विपक्ष निबंधकारों के सामने भी दिखलाई पड़ता है। हो सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस समय वो खुद लिख रहे थे, तो अपने को ही विपक्ष के तौर पर देखते रहे हों। ठीक है ना? इस चीज़ को आप एक अनुमान के रूप में देख सकते हैं। आगे लिखते हैं कि इस बात के उनके 2 लेख, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? और आर्य समाज का कोप। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? इसका निबंध है, जो कि सरस्वती सन 1913 में प्रकाशित हुआ था। उस समय सरस्वती के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ही थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। मान लीजिए आप तमाम किताबों को पढ़े और इस निबंध को नहीं ध्यान में रखे, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? ये हो गया सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध। और दूसरा है आर्य समाज का कोप, जो कि सरस्वती में ही सन 1914 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन दोनों लेखों को अच्छे उदाहरण के रूप में देखा है। लिखते हैं कि उनके कुछ अंश नीचे दिए जाते हैं और यहाँ पर हम उन अंशों को पढ़ते हैं। आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी है और उसे मरे 300 वर्ष हुए हैं। इस पर प्रार्थना है, न वह कभी मरी और न उसके मरने के कोई लक्षण ही दिखाई देते हैं। यदि आप कभी आगरा, मथुरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और इटावे तशरीफ ले जाएं, तो कृपा करके वहाँ के एक आध अपर प्राइमरी और मिडिल स्कूल का मुआयना न सही तो मुलाहाजा अवश्य ही करें। एक चीज आप देखिए यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी उन साहित्यकारों में हैं, जिन्होंने की खड़ी बोली को पद्य और गद्य की भाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और स्थापित भी किया माना जाता है। लेकिन इनके निबंधों में आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? जैसे मुआयना हो गया, मुलाहाजा हो गया, ठीक इसी तरीके से और ऊपर था। ठीक है ना? तशरीफ शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है, इस शैली को भी ध्यान में रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि कुछ जगहों पर उन्होंने उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। आगे लिखते हैं कि ऐसा करने से आपको मालूम हो जाएगा कि जिसे आप मुर्दा समझ रहे हैं, वह अब तक इन जिलों में बोली जाती है। अगर आपकी इस भाषा भाखा नामक भाषा को मरे 300 वर्ष हुए, तो कृपा करके यह बताइए कि श्रीमान ही के सधर्मी काजिम अली आदि कवियों ने किस भाषा में कविता की है। 1700 ईस्वी से लेकर ऐसे अनेक मुसलमान कवि हो चुके हैं, जिन्होंने भाखा में बड़े-बड़े ग्रंथ बनाए हैं। हिंदू कवियों की आप खबर न रखते तो कोई विशेष अपेक्षा की बात न थी। तो यहाँ पर सवाल उठाया, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? उसके अंतर्गत ये सारे सवाल उठाए गए। आगे लिखते हैं कि अनारबेल असगर अली खां की 5वीं उक्ति यह है कि उर्दू या हिंदुस्तानी ही यहाँ की सार्वदेशिक भाषा है। आपके इस कथन की सच्चाई की जांच सहज ही में हो सकती है। ऊपर हाली साहब के दीवान और दूसरे साहित्य सम्मेलन के सभापति के भाषण से जो अवतरण दिए गए हैं, उन्हें खां साहब बारी-बारी से एक बंगाली, एक मद्रासी, एक गुजराती और एक महाराष्ट्र को, जो इस प्रांत की निवासी न हो, दिखावे और उनसे यह कहे कि इनका मतलब हमें समझा दीजिए। बस तत्काल ही आपको मालूम हो जाएगा कि 2 में से कौन भाषा अन्य प्रांतवासी अधिक समझते हैं। श्रीयुत असगर अली खां के इस कथन से कि उर्दू और हिंदुस्तानी इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री, एक भेद की बात खुल गई है। वह यह कि आप लोगों की राय में यह हिंदुस्तानी और कुछ नहीं, उर्दू ही का दूसरा नाम है। अतएव समझना चाहिए
कि जब हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है तब हिंदुस्तानी नाम की आड़ में उर्दू ही का पक्ष लिया जाता है और बेचारी हिंदी के बहिष्कार की चेष्टा की जाती है। तो हम द्विवेदी युग में भी देख रहे हैं कि हिंदी उर्दू का विवाद लगातार जारी रहा और ये विवाद पूरे विद्यार्थियों 1947 तक चलता रहा। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि धर्म के नाम पे और भाषा के नाम पे अविभाजन भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय हिंदी युग में हमने देखा कि सर सैयद अहमद खां उर्दू के पक्षधर के रूप में थे और राजा शिव प्रसाद सितारे, राजा लक्ष्मण और तमाम लोग जो थे वो हिंदी के पक्ष में थे। यहाँ पर एक नया नाम आया, असगर अली। उन्होंने भी उर्दू और हिंदुस्तानी द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री नाम से कुछ लेख लिखा था, जिसकी बात यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों पर धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हें नेक सलाह देने का अधिकार है, उसके बड़ों और विद्वानों को पराक्रम की सीमा कौन निर्दिष्ट कर सकेगा। एक तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में ये बात वो करें कि जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों पर धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हें नेक सलाह देने का अधिकार है, उसके बड़ों और विद्वानों को पराक्रम की सीमा कौन निर्दिष्ट कर सकेगा। मुझे याद आ रहा है कि एक वीडियो लेक्चर के नीचे एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आप बार-बार एक चीज पर बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको तो बताना ही पड़ेगा। नहीं तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को अपने से आप नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप जुड़े हुए हैं, उन तमाम तथ्यों में से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको बाहर निकालने के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक से अधिक बार उस चीज़ को बताना पड़ेगा। और जब इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है, तो आप अपनी कॉपी पर उसको नोट कर लीजिए, ना कि बोर होने के लिए आप मजबूर होइए। आप नोट करेंगे, आपको इसका फ़ायदा होगा, लाभ होगा और सबकी पढ़ाने की शैली होती है, सबके बताने की शैली होती है, वो दूसरे के अनुसार नहीं चल सकता है। तो ये कथन आया तो मुझे ध्यान आ गया कि जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों पर धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हें नेक सलाह देने का अधिकार है, उसके बड़ों और विद्वानों को पराक्रम की सीमा कौन तय कर सकता है, कौन निर्दिष्ट कर सकता है। हमारे पास इससे बढ़कर भी कुतूहलजनक पत्र आए हैं। बनावटी या सच्चा नाम देकर बी सिंह नाम के एक महाजन ने आगरे से एक पोस्टकार्ड हमें उर्दू में भेजा है। उसमें अनेक दुर्वचनों और अभिशापों के अनंतर इस बात पर दुख प्रकट किया गया कि राज्य अंग्रेजी है, अन्यथा हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। भाई सिंह, दुख मत करो, आर्य समाज की धर्मोन्नति होती हो तो कर कुठार आगे यह शीश। तो आर्य समाज को लेकर भी इनका एक निबंध था, आर्य समाज का कोप। तो दोनों उदाहरणों से आपने देख लिया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है और इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके निबंधों को क्या कहा, बातों का संग्रह। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है माधव प्रसाद मिश्र। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि मिश्र जी का जन्म पंजाब के हिसार जिले में भिवानी के पास पोंगड़ नामक ग्राम में भाद्र शुक्ल 13 संवत 1928 को और परलोकवास उसी ग्राम में प्लेग से चैत्र कृष्ण 4 संवत 1964 को हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो माधव प्रसाद मिश्र हैं वो हिंदी पट्टी के नहीं है बल्कि पंजाब से जुड़े हुए हैं। पंजाब के जिले हिसार से, बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं यहाँ से जुड़े भी हों। हिसार जिले में भिवानी के पास कुंगड़ नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और वहीं पर निधन भी हुआ और इनका निधन हुआ था प्लेग की वजह से। और आप जानते हैं कि उस जमाने में प्लेग एक बार बहुत तगड़े से आया हुआ था जिसमें कि गांव से गांव बहुत सारे साफ हो गए थे। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना में लोग परेशान थे। तो ये संक्षिप्त इनका परिचय है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये बड़े तेजस्वी सनातन धर्म समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे। ये थी खास विशेषता माधव प्रसाद मिश्र की। तेजस्वी तो थे ही, सनातन धर्म समर्थक थे। जैसे आज बहुत सारे लोग अपने को सनातन धर्म समर्थक के तौर पर देखते हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी भी थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे। इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्भ होती थी। गौड़ होने के कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था और उनके समाज का सुधार ये हृदय से चाहते थे। इसी से वैश्वोपकार पत्र का संपादन भार कुछ दिन उन्होंने अपने ऊपर लिया था। जिस वर्ष सरस्वती निकली उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री की सहायता से काशी से इन्होंने सुदर्शन
नामक एक मासिक पत्र निकलवाया, जो 2.25 वर्ष चलकर बंद हो गया। इसके संपादन काल में इन्होंने साहित्य संबंधी बहुत से लेख, समीक्षाएं और निबंध लिखे। जोश में आने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। समालोचक संपादक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी से एक बार लिखा था कि, आगे हम देखेंगे कि क्या लिखा था, लेकिन इस पैराग्राफ में आपको 2-3 चीजें बड़ी ध्यान से देखनी है। एक तो देखना है कि माधव प्रसाद मिश्र ने वैश्योपकार नाम से एक पत्र लिखा था। वैश्य, आप जानते हैं कि एक वर्ग है जो कि व्यापार इत्यादि करते हैं, ठीक है? तो उनका उपकार कैसे किया जाए, खास एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पत्र का संपादन किया जिसका नाम था वैश्योपकार। अब इसमें देखिए, हिंदी व्याकरण अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई न कोई संधि जरूर है। आप सब कमेंट कर सकते हैं कि वैश्योपकार में कौन सी संधि है, ठीक है ना? तो एक तरीके से आपका होमवर्क भी हो जाएगा और इतिहास पढ़ते-पढ़ते आप हिंदी व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन बनते कहाँ से? इन्हीं किताबों में से बनते हैं और कहीं से नहीं बनते। तो वैश्योपकार पत्र का संपादन माधव प्रसाद मिश्र ने किया था। इसी में आप देख रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका भी उसी के समकालीन निकल रही थी जब वैश्योपकार निकल रहा था, और सुदर्शन नाम का एक जो पत्र है, उसका भी संपादन देवकीनंदन खत्री की सहायता से उन्होंने किया। सुदर्शन पत्र जो है कहाँ से निकलता था? मासिक पत्र था जो कि काशी से निकलता था, ठीक है? इसके अतिरिक्त आपने देखा कि समालोचक के संपादक के तौर पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम यहाँ पर आ रहा है। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माधव प्रसाद मिश्र के बारे में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रखा करें। यानी कि जब माधव प्रसाद मिश्र को कोई उत्तेजक बात कही जाती थी, उनको उनके अंदर जोश जगाने वाली बात कही जाती थी, तो एक लेख लिख देते थे। तो यहाँ पर ये कथन पूछा जा सकता है कि किसका है? है तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिन्होंने कि उसने कहा था, कहानी लिखा था। वो माधव प्रसाद मिश्र का मूल्यांकन करते हुए इस बात को लिख रहे हैं। तो आप स्पेशली ध्यान में रखिए इस कथन को कि किसका कथन है ये। शुक्ल जी लिखते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि जहां किसी ने कहीं कोई ऐसी बात लिखी जो इन्हें सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों और कवियों के गौरव को कम करने वाली लगी, कि इनकी लेखनी चल पड़ती थी। पाश्चात्य संस्कृत अभ्यासी विद्वान जो कुछ कच्चा पक्का मत यहाँ के वेद, पुराण, साहित्य आदि के संबंध में प्रकट किया करते थे, वे इन्हें खल जाते थे और उनका विरोध ये डटकर करते थे। उस विरोध में तर्क, आवेश, भावुकता सबका अद्भुत मिश्रण रहता था। वेबर का भ्रम इसी झोंक में लिखा गया था। अब यहाँ पर देखिए एक नया तथ्य आया कि वेबर का भ्रम नामक निबंध किसका है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए माधव प्रसाद मिश्र का है। विकल्पों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि का नाम आ सकता है, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त ने भी लॉर्ड कर्जन को केंद्र में रखा है। और यहाँ पर वेबर का भ्रम नाम का जो निबंध है वो है माधव प्रसाद मिश्र का। और क्यों है? क्योंकि जहां भी उनको दिखाई पड़ता था कि सनातन धर्म का कोई विरोध कर रहा है या फिर उसमें गलती निकाल रहा है, उसका अपमान कर रहा है, तो तुरंत वो तर्क, आवेश और भावुकता के मिश्रण के साथ कोई न कोई निबंध जरूर लिख देते थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैषध चरित चर्चा में नैषध के कई एक बड़ी दूर की सूझ हुआ अत्युक्तपूर्ण पद्यों को अस्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध कह दिया। फिर क्या था? ये एक बारगी पिल पड़े और उनकी बातों का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए लगे हाथों पंडित श्रीधर पाठक के गुणवंत हेमंत नाम की एक कविता की, जिसकी द्विवेदी जी ने बड़ी प्रशंसा की थी, निरसता और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई। यह विवाद कुछ दिन चला था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समकालीनों में भी नोक-झोंक होती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने श्रीधर पाठक, जो कि द्विवेदी युग के बड़े कवि के तौर पर थे, उनकी कविता गुणवंत हेमंत की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बड़ी प्रशंसा की थी। लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी नैषध चरित चर्चा में कमी खोजी, तो माधव प्रसाद मिश्र इसको पचा नहीं पाए और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस तरीके के शब्द को प्रयोग किया कि एक बार की पिल पड़े और उनकी बातों का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए लगे हाथ गुणवंत हेमंत की आलोचना की और कहा कि इससे बड़ी नीरस और इतिवृत्तात्मक कविता हमने देखी ही नहीं। और ये विवाद कुछ दिन तक चलता रहा। मतलब द्विवेदी बनाम मिश्र का विवाद चलता रहा। बड़े मार्के की बात है, इंटरेस्टिंग बात है।
आगे लिखते हैं कि मिश्र जी का स्वदेश प्रेम भी बहुत गंभीर था। ये संस्कृत के और पंडितों के समान देश दशा के अनुभव से दूर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। राजनीतिक आंदोलनों के साथ इनका हृदय बराबर रहता था। जब देश पूज्य मालवीय जी ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहने की सलाह दी थी, तब इन्होंने एक अत्यंत क्षोभपूर्ण खुली चिट्ठी लिखी, उनके नाम छापी थी। एक तरीके से आप माधव प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व से परिचित हो गए होंगे कि कब वो आक्रामक हो जाए पता नहीं। तो मालवीय जी ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहने की कोशिश, एक तरीके से आवेदन किया, सलाह दिया था उनसे, लेकिन इस बात पर वो क्रोधित हो गए माधव प्रसाद मिश्र और एक खुली चिट्ठी, आजकल भी ओपन लेटर लिखने का प्रचलन है, ठीक है ना? तो वो इसी तरीके का एक, आप समझ सकते हैं कि खुली चिट्ठी मतलब पब्लिक डोमेन में उसको रख देना, लोगों के बीच में रख देना। देश दशा की इस तीव्र अनुभूति के कारण इनने श्रीधर पाठक की कविताओं में एक बात बहुत खटकी। पाठक जी ने जहाँ ऋतु शोभा या देश छटा का वर्णन किया है, वहाँ केवल सुख, आनंद और प्रफुल्लता के पक्ष पर ही उनकी दृष्टि पड़ती है। देश के असंख्य दीन दुखियों के पेट की ज्वाला और कंकालवत शरीर पर नहीं। तो मिश्र जी थोड़े अलग ढंग के व्यक्ति आप देख रहे हैं कि दिखाई पड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि केवल सुख, आनंद और प्रफुल्लता ही जीवन में नहीं होता है, बल्कि दीन दुखियों को भी ध्यान में रखना है। यानी कि हाशिए का जो समाज है, जो आगे चलकर हम विमर्शों के रूप में देखते हैं, उनके प्रति माधव प्रसाद मिश्र के मन में पहले से ही कुछ सहानुभूति थी। इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज देख सकते हैं कि ये लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है, द्विवेदी, मिश्र और पाठक के बीच में। मतलब श्रीधर पाठक, ये तीनों आपस में एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है और श्रीधर पाठक की कविताओं को ऐसा लगता है कि माधव प्रसाद मिश्र बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इन अ, तथ्यों से तो यही पता चलता है। अगर आगे बात करें तो शुक्ल जी लिखते हैं कि मिश्र जी ने स्वामी विशुद्धानंद जी के बड़े जीवन चरित्र के अतिरिक्त और भी बीसों व्यक्तियों के छोटे छोटे चरित्र लिखे, जिनमें कुछ संस्कृत के पुराने ढांचे के विद्वान तथा सनातन धर्म के सहायक सेठ साहूकार आदि। सुदर्शन में इनके लेख प्राय सब विषयों पर निकलते थे, जैसे पर्व, त्योहार, उत्सव, तीर्थ स्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि। पर्व त्योहारों तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेंदु के सहयोगियों ने चलाई थी, वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त हो गई। यानी कि जो अभी हम इसी वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रहे थे कि भारतेंदु योगीन जितने भी निबंधकार थे, होली, दिवाली और अनेक पर्व त्योहारों को विषय बनाते थे, और कहा जाए तो इसकी समाप्ति माधव प्रसाद मिश्र के तौर पर हो जाती है। संवाद पत्रों के होली, दिवाली के अंकों में उनका आभास बना रहा। लोक सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्र जी के केवल 2 लेख मिलते हैं, धृति और क्षमा। ठीक है, ये दोनों लेख आप जरूर ध्यान में रखिए, सवाल के रूप में पूछे जा सकते हैं और कई बार आ भी चुके हैं कि धृति और क्षमा नाम के 2 लेख किसके हैं, तो आपको ध्यान रखना है माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले जो तथ्य हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्जवल आभा हिंदी साहित्य गगन में बहुत कुछ समय के लिए दिखाई पड़ी, पर खेद है कि अकाल ही विलीन हो गए। मतलब कि प्लेग हो गया इनको और ये मर गए। पंडित माधव प्रसाद मिश्र के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा, उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी। उनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते थे और धारा शैली पर चलते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यहाँ पर कि जो भावात्मक, अभी मुझे याद है किस एग्जाम में पूछा गया था, किसी एग्जाम में शायद यूजीसी नेट में ही पूछा गया था कि जो भावात्मक निबंध होते हैं उनकी शैली क्या होती है, तो यहाँ पर उसका उत्तर था धारा शैली। एक आंसर मुझे याद आ रहा है, आप लोग अगर इसको कमेंट करके बताएं, क्योंकि एक से अधिक प्रश्न पत्रों को मैं देखता रहता हूं तो थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि किसी प्रश्न का उत्तर धारा शैली में था। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि जो भावात्मक निबंध होते हैं उनकी शैली क्या होती है, धारा शैली। उनमें बहुत सुंदर मर्म पथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग धारा लगातार चली चलती थी। इनके गद्य के नमूने दिए जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। आर्यवंश के धर्म, कर्म और भक्ति भाव का वह प्रबल प्रवाह, जिसने एक दिन जगत के बड़े बड़े सन्मार्ग विरोधी भूधरों का दर्प दलन कर उन्हें रज में परिणत कर दिया था, और इस परम पवित्र वंश का वह विश्वव्यापक प्रकाश, जिसने एक समय जगत में अंधकार का नाम तक न छोड़ा था, अब कहाँ है? इस गूढ़ एवं मर्मस्पर्शी प्रश्न का
यही उत्तर मिलता है कि सब भगवान महाकाल के पेट में समा गया। जहां महीधर लुढ़क जाते थे और अगाध अतल स्पर्शी जल था, वहां अब पत्थरों में दबी हुई एक छोटी सी किंतु शीतल वारी धारा बह रही है। जहां के महाप्रकाश से दिग्दिगंत उद्भासित हो रहे थे, वहां अब एक अंधकार से घिरा हुआ स्नेह शून्य प्रदीप टिमटिमा रहा है, जिससे कभी कभी यह भूभाग प्रकाशित हो जाता है। भारतवर्ष की सुख शांति और भारतवर्ष का प्रकाश अब केवल राम राम पर अटक रहा है, पर जो प्रदीप स्नेह से परिपूर्ण नहीं है तथा जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, वह कब तक सुरक्षित रहेगा। अब रही आपके जानने की बात, तो जहां तक आप जानते हैं वहां तक तो सफाई है। आप जहां तक जानते हैं, महाकवि श्री हर्ष के काव्य में सर्वत्र गाठे ही गाठे, और पंडित श्रीधर जी की कविता सर्वतोभाव से प्रशंसित है। आप जहां तक जानते हैं, ये आप किसके लिए आ रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए आ रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने उस प्रसंग पर चर्चा कर ली है। आप जहां तक जानते हैं, आप संस्कृत, हिंदी, बंगला आदि देश की सब भाषाएं जानते हैं, और हम बेबर साहब की करतूत से भी अनभिज्ञ हैं। आप जहां तक जानते हैं, श्री हर्ष लाल बुझक्कड़ को भी मात करता है और वेबर साहब याज्ञवल्क्य के समान ठहरता है। आप जहां तक जानते हैं, हमारे तत्वदर्शी पंडितों ने कुछ न लिखा और अंग्रेजों ने इतना लिखा कि भारतवासी उनके ऋणी हैं। आप जहां तक जानते हैं, नैषध की प्रशंसा तो सब पक्षपाती पंडितों ने की है और निंदा दुराग्रह रहित पुरुषों ने की है। आप जहां तक जानते हैं, डॉक्टर बुलर, हॉल आदि साहबों ने जो कुछ लिखा है युक्तिपूर्वक लिखा है, और मिश्र राधाकृष्ण ने युक्ति शून्य। आप जहां तक जानते हैं, प्रोफेसर बेबर की पुस्तकों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ। बेबर साहब का ज्ञान हमें नैषध चरित्र से हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माधव प्रसाद मिश्र ने जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नैषध चरित्र चर्चा की आलोचना हुई थी, उसके बारे में लिखा, और लगातार इसको देख के लग रहा कि कितना उनमें आवेश है, ठीक है ना। तो आप भी इसको पढ़कर थोड़ा सा आवेशित हुए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। लोग केवल घर के ही नष्ट होने पर मिट्टी हो गया नहीं कहते हैं, और जगह भी इसका प्रयोग करते हैं। किसी का बड़ा भारी श्रम जब विफल हो जाए, तब कहेंगे सब मिट्टी हो गया। ये तो बात आज के संदर्भ में ऐसा लग रहा है। किसी का धन खो जाए, मान मर्यादा भंग हो जाए, प्रभुता और क्षमता चली जाए, तो कहेंगे सब मिट्टी हो गया। इसे जाना गया कि नष्ट होना ही मिट्टी होना है। किंतु मिट्टी को इतना बदनाम क्यों किया जाता है? अकेली मिट्टी इस दुर्नाम को क्यों धारण करती है? क्या सचमुच मिट्टी इतनी निष्कृष्ट है? और क्या केवल मिट्टी ही निष्कृष्ट है, हम निष्कृष्ट नहीं है? भगवती वसुंधरे, तुम्हारा सर्वसहा नाम यथार्थ है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, सर्वसहा जो पर्यायवाची किसका है? इस धरती का है, वसुंधरा का है। तो देखिए, इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हुए भी हम व्याकरण पढ़ सकते हैं, बस हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से माधव प्रसाद मिश्र ने मिट्टी शब्द को लेकर, लोग कितना इसको नकारात्मक शब्द लेते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य भी मर जाता है तो इसको कहते हैं कि वो मिट्टी में मिल गया है, और कई बार तो लोग धमकी भी देते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से बातें हैं। अच्छा माँ, यह तो कहो कि तुम्हारा नाम वसुंधरा किसने रखा? यह नाम तो उस समय का है। यह नाम व्यास, वाल्मीकि, पाणिनि, कात्यायन आदि सुसंतानों का दिया हुआ है। जाने वे तुम्हारे सुपुत्र कितने आदर से, कितनी श्लाघा से और श्रद्धा से तुम्हें पुकारते थे। वसुंधरा, वसुधैव कुटुंबकम, उसी शब्द से बना हुआ। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों से उद्धृत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है। उपन्यासों से कुछ छुट्टी पाकर बाबू गोपाल राम गहमरी पत्र पत्रिकाओं में कभी कभी लेख और निबंध भी दिया करते थे। उनके लेखों और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी। विलक्षण रूप खड़ा करना उनके निबंधों की विशेषता है। किसी अद्भुत बात का चरम दृश्य दिखाने वाले ऐसे विलक्षण और कुतूहलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का सा आनंद आ जाता है। उनके रिद्धि और सिद्धि नामक निबंध का थोड़ा अंश उद्धृत किया जाता है। तो गोपाल राम गहमरी को आपने उपन्यासकार के तौर पर देखा पिछले वीडियो लेक्चर में। यहाँ पर निबंधकार के तौर पर उनका जो निबंध है वो है रिद्धि और सिद्धि। इसको ध्यान में रखिए। इसका एक उदाहरण यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया है। अर्थ या धन अलाउद्दीन का चिराग है। यदि यह हाथ में है
तो तुम जो चाहो सो पा सकते हो। यदि अर्थ के अधिपति हो तो वज्र मूर्ख होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डीएल की उपाधि देकर अपने तह धन्य समझेगा। ऐसा लग रहा है कि आज की बात कर रहे हैं गोपाल राम गहमरी कि यदि अर्थ के अधिपति हो तो वज्र मूर्ख होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, उस समय पीएचडी नहीं हुआ करता था। डीएल का मतलब क्या होता है? एक तो ड्यूटी लीव होता है, लेकिन वो नहीं है। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर पहले इसका नाम होता था। बरहे पर चलने वाला नट हाथ में बांस लिए बरहे पर दौड़ते समय हाय पैसा करके चिल्लाया करता है। दुनिया के सभी आदमी वैसे ही नट हैं। मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूं कि खुद पृथ्वी भी अपने रास्ते पर हाय पैसा करती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है। काल महात्म्य और दिनों के फेर से ऐश्वर्यशाली भगवान ने तो अब स्वर्ग से उतरकर दरिद्र के घर शरण ली है और उनके सिंहासन पर अर्थ जा बैठा है। अर्थ ही इस युग का पर ब्रह्म है। इस ब्रह्म वस्तु के बिना विश्व संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। यही चक्राकार चैतन्य रूप केश बाक्ष में प्रवेश करके संसार को चलाया करते हैं। साधकों के हित के लिए अर्थनीति शास्त्र में इसकी उपासना की विधि लिखी है। बच्चों की पहली पोथी में लिखा है, बिना पूछे दूसरे का माल लेना चोरी कहलाता है, लेकिन कहकर जोर से दूसरों का धन हड़प कर लेने से क्या कहलाता है, यह उसमें नहीं लिखा है। मेरी राय में यही कर्म योग का मार्ग है। बड़ी बात यहाँ पर गोपाल राम गहमरी ने कही हुई है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अद्भुत अंश में बंग भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथकार बंकिम चंद्र की शैली का पूरा आभास मिलता है। तो यहाँ पर तो उल्लेख कर दिया गया कि बंकिम चंद्र की शैली का आभास मिलता है, लेकिन हम जैसे पाठकों को जब तक दोनों के निबंधों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बातों पर विश्वास करते रहेंगे। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। जैसे ही नाम आया आपके दिमाग में यूजीसी नेट का सिलेबस भी आ गया होगा और बाल मुकुंद गुप्त से प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि गुप्त जी का जन्म पंजाब के रोहतक जिले के गुरयानी गांव में संवत 1922 में और मृत्यु संवत 1964 में हुई। वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। बहुत बड़ी बात है ये। अगर मान लीजिए कथन आ जाता है तो लगेगा कि ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कही जा रही होगी, लेकिन ये बात किसके बारे में कही जा रही है? ये बात कही जा रही है बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कि वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। और हमें ध्यान में रखना है कि माधव प्रसाद मिश्र की तरह ही बाल मुकुंद गुप्त भी पंजाब के इलाके के थे। तो पंजाब के विद्यार्थी जुड़े होंगे तो एक रिसर्च टॉपिक बना सकते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास में पंजाबी निबंधकारों का योगदान। ठीक है ना? तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। और जो ये कथन है कि वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में बात कही हुई है। पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगवासी के संपादक हो गए। बंगवासी को छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक बनाए गए। ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे। बाल मुकुंद गुप्त को इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको ध्यान में रखना है और आप अपने सिलेबस को ध्यान में रख लिए होंगे कि हमको पढ़ना है इसमें। तो देखिए, बाल मुकुंद गुप्त 2 पत्रों के संपादक रहे। बंगवासी जो कि कलकत्ता से निकलता था, और कलकत्ता से ही बंगवासी को छोड़कर उन्होंने कलकत्ता से ही भारत मित्र निकलने वाले पत्र को संपादित किया और इसके प्रधान संपादक बनाए गए। तो इन दोनों पत्रों को जरूर आप मन में रखिए, सवाल आता है। और अगला जो कथन है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में महत्वपूर्ण रूप से बतलाया हुआ है, जो कि परीक्षाओं के लिए जरूरी है। ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्मा राम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेख माला निकाली, जिसमें चुहलबाजी का पुट भरा था। तो ये तथ्य आप देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक शब्द पर विचार किया जो था अनस्थिरता। अब आपको ध्यान रखना है, प्राय सवाल पूछा जाता है कि बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच किस शब्द को लेकर वाद विवाद चलता रहा, तो ये शब्द था अनिश्चितता। लेकिन बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि इस शब्द का उल्लेख
किस शीर्षक लेख में किया गया था, यानी किस लेख में किया गया था? वो लेख है भाषा और व्याकरण। और इसी बहाने आप ध्यान में रखिए कि भाषा और व्याकरण जो लेख है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। प्रिय विद्यार्थियों, देखने से लग रहा है कि ये बाल मुकुंद गुप्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन शुक्ल जी की एक खास विशेषता है कि वो चीजों को कोरिलेट करके ये अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तथ्य दे देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हुए हमने नहीं देखा कि भाषा और व्याकरण नाम से उनका कोई लेख है, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है। तो ये इसे जोड़कर पढ़ना है। अब अस्थिरता शब्द का प्रयोग उन्होंने भाषा और व्याकरण में किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो बाल मुकुंद गुप्त को एक मौका मिल गया और मौका मिला तो उन्होंने अपने वास्तविक नाम से इसकी आलोचना नहीं की। हिंदी साहित्य में ये भी देखने में आता है कि लोग छद्म नामों का काफी प्रयोग करते रहे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आत्मा राम नाम से इन्होंने द्विवेदी जी के इस शब्द की आलोचना की और एक लेख माला निकाली और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक तरीके से चुहलबाजी शब्द रूप दिया हुआ है कि चुहलबाजी का पुट पूरा था उसमें। चुहलबाजी किसको कहा जाता है? आप लोग जब किसी वृद्ध व्यक्ति को चिढ़ाते हैं या फिर उसके साथ हंसी मजाक करते हैं और वो चिढ़ जाता है। जैसे हमारे गांव में एक व्यक्ति था, वो रेलवे स्टेशन पर गए हुए थे और अपने पोते से उन्होंने कहा कि जाओ देखो, अगर स्टेशन पे लाल बत्ती जल रही होगी तो ट्रेन नहीं आएगी, हरी बत्ती जल रही होगी तो ट्रेन आएगी। तो उन्हीं के साथ बगल में ही एक और उस पोते का मित्र बैठा हुआ था, तो सुन लिया, आके हम लोगों की क्लास में कहा कि इसके दादा बोल रहे थे कि लाल बत्ती हरी बत्ती। अब उनको हम लोग क्या, मैं तो उतना चिढ़ाने में नहीं था, लेकिन जो चुहलबाजी करने वाले लोग थे, वो उनको जब भी लाल बत्ती हरी बत्ती कहते थे तो चिढ़ जाते थे, मारने के लिए दौड़ा देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि चुहलबाजी जो है, चिढ़ाना शब्द के लिए प्रयोग किया जा सकता है। द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विरगहणा के लिए सरगव नरक ठिकाना नाही शीर्षक देकर बहुत फबता हुआ आल्हा कल्लू अलाहियत के नाम से लिखना पड़ा। तो ईंट का पत्थर जवाब से यहाँ पर देने की कोशिश की गई। जब आत्माराम नाम से बाल मुकुंद गुप्त ने अनस्थिरता शब्द को लेकर चुहलबाजी करना शुरू की और लेखमाला निकालना शुरू की, आलोचना की, तो द्विवेदी जी जो कि गंभीर माने जाते थे और इनसे लोग डरते भी थे उस जमाने में, जब वे सरस्वती के संपादक थे, लेकिन उन्होंने भी एक विनोदपूर्ण लेख लिखना शुरू किया, सरगव नरक ठिकाना नाही। सरगव नरक ठिकाना नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किस नाम से लिखा? कल्लू अलाहियत के नाम से लिखा। ठीक है ना? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये तथ्य प्रश्नों के रूप में आए हुए हैं। आगे बात करते हैं। पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे, जिनका एक संग्रह गुप्त निबंधावली के नाम से छप चुका है। उनके रत्नावली नाटिका के सुंदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है। गुप्त जी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं, जिनमें श्री शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी पर उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती थी। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो बाल मुकुंद गुप्त है वो पंजाब के इलाके से हैं, लेकिन शुरुआत में उर्दू के 2 पत्रों का वो संपादन कर रहे थे। बाद में धीरे-धीरे वो हिंदी की तरफ मुड़े और जो उनके यश की कृति के रूप में है वो है शिव शंभू का चिट्ठा। ये सिलेबस में भी है यूजीसी नेट के, ठीक है ना? इसको आप जरूर ध्यान में रखे होंगे। आगे लिखते हैं कि वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच-बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। शिव शंभू का चिट्ठा से थोड़ा-सा अंश नमूने के लिए दिया जाता है। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीलें नीचे उतर रही हैं, तबीयत भुरभुरा उठी। इधर भंग, उधर घटा, बहार में बहार। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगी, साथ ही तड़तड़ धड़धड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं, ओले थमे, कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई। बम भोला कहकर शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बड़े लाट मिंटो ने बंग देश के भूतपूर्व छोटे लाट उडरबन की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ते में 2 आवश्यक काम हुए।
भेद इतना ही था कि शिव शंभू शर्मा के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती और लॉर्ड मिंटो के सिर या छाते पर। तो ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी हुई है। और 1905 के आसपास का जो समय है उसके बारे में इन्होंने एक तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में प्रस्तुत कर दिया। भंग छानकर महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी और कुछ काल सुषुप्ति के आनंद में निमग्न रहे। हाथ पांव सुख में, पर विचार के घोड़ों को विश्राम न था। वह ओलों की चोट में बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशों में विचारों का तार बधा की बड़े लाट फुर्ती से अपनी कोठरी में घुस गए होंगे और दूसरे अमीर भी अपने घरों में चले गए होंगे, पर वह चील कहाँ गई होगी। हाँ, शिव शंभू को इन पक्षियों की चिंता है, पर वह यह नहीं जानता कि इन अभ्रंशपर्शी अट्टालिकाओं से परिपूरित महानगर में सहस्त्रों अभागे रात बिताने को झोपड़े भी नहीं रखते। तो यहाँ पर आम जनजीवन के तरफ भी संकेत किया है बाल मुकुंद गुप्त जी ने। आगे बात करते हैं। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है पंडित गोविंद नारायण मिश्र। हालांकि इनका जिक्र हमने पहले के वीडियो लेक्चर में भी किया हुआ है। यहाँ पर विस्तार से हम देखते हैं पंडित गोविंद नारायण मिश्र के बारे में। शुक्ल जी लिखते हैं कि यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के सार सुधानिधि पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेखी लिखा करते थे, जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी साहित्य में परिणत न हो सके। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षाओं में पूछा जाता है सार सुधानिधि के संपादक कौन थे, तो थे सदानंद मिश्र। और सदानंद मिश्र कौन थे? फुफेरे भाई थे गोविंद नारायण मिश्र के। तो अपने ही फुफेरे भाई के पत्र में वो अपने निबंधों को लिखते थे। हालांकि छुटपुट तरीके से ढेर सारे निबंध लिखे थे, लेकिन कोई स्थायी पुस्तक के रूप में निबंध नहीं है। अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया। इनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि लोगों ने लिखा कवि और कविता, लेकिन गोविंद नारायण मिश्र ने एक नया निबंध लिखा कवि और चित्रकार। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। देखिए, ये जो कथन है यूपी टीजीटी पीजीटी में आ चुका है कि लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंधकार के बारे में कही हुई है, तो तुरंत आपको ध्यान में रखना है कि वो गोविंद नारायण मिश्र है। पर यह प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाण और दंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था, विचारों को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य नहीं। विचार पद्धति को उन्नत करने वाले गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषाओं में ही हुआ। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ि के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। ये देखिए, ये भी कथन महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का एक अटाला मतलब एक मंजिल माना हुआ है। जहां वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं, वहां भी पद छटा ही ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावली दोनों प्रकार की रहती है, संस्कृत की भी और ब्रज भाषा काव्य की भी। एक और प्रगल्भ प्रतिभा स्रोत से समुत्पन्न शब्द कला, कलित अभिनव भाव माधुरी है, तो दूसरी ओर तुम सटकाती मुस्काती पूरनचंद की सकल भनभाई छिटकी जुन्हाई है। यद्यपि यह गद्य एक क्रीड़ा कौतुक मात्र है, पर इसकी भी थोड़ी सी झलक देख लेनी चाहिए। साधारण गद्य का नमूना। परंतु मंदमति अरसिकों के अयोग्य, मलिन अथवा कुशाग्र बुद्धि चतुरों के स्वच्छ मलहीन मन को भी यथोचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिए बिना उन पर कवि की परम रसीली उक्त छवि छबीली का अलंकृत नक्शिक लव स्वच्छ सर्वांग सुंदर अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिबिंब कभी पड़ेगा। स्वच्छ दर्पण पर ही अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिकृति प्रतिफलित होता है। उससे सामना होते ही अपने ही प्रतिबिंबित प्रतिकृति मानव समता की स्पर्धा में आ
उसी समय सामना करने आमने सामने आ खड़ी होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि गद्य बहुत ज्यादा इनका स्पष्ट नहीं है, जैसे कि आपने बाल मुकुंद गुप्त का देखा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का देखा। तो प्रभाव आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं संस्कृत का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, कहीं कहीं ब्रज का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। काव्य में गद्य का नमूना। शरद पूनों के समुदित पुरनचंद की छिटकी जुन्हाई सकल मन भाई के भी मुंह मसिमल पूजनीय अलौकिक पदन पदनख चंद्रिका की चमक के आगे तेजहीन मलिन और कलंकित कर दर्शाती लजाती सरस सुधा धौली अलौकिक सुभा फैलाती। ऐसे लग रहा है कि आप पढ़ रहे होंगे जो संस्कृत में कादम्बरी, ठीक है ना, उसको पढ़ रहे होंगे। तो उसी का एक उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। बस गोविंद नारायण मिश्र को आपको ध्यान में रखना है कि जब ये लिखते थे तो इनके ध्यान में बाण और दंडी आते थे। दोनों को आप जरूर ध्यान में रखिए कि बाण प्लस दंडी बराबर गोविंद, ठीक है ना। तो इतना आप सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं, बाकी चीजें आप देख ही रहे हैं। आगे लिखते हैं कि भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्राय उचित उत्पन्न उच्चरित नव आदि से ही संतोष करते थे, पर मिश्र जी यानी गोविंद नारायण मिश्र ऐसे लेखकों ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला जोड़ जनता के इन जाने बुझे शब्दों को भी समुचित समुत्पन्न समुच्चरित अभिनव करके अजनबी बना दिया। आज भी हम कई जगहों पर देखते हैं, नॉर्मली हम लिख देते हैं कि धन्यवाद। कई जगहों पर आप देखते होंगे लोग लिखते हैं धन्यवाद, ठीक है ना। इस तरीके से भी लोग लिख देते हैं। तो ये क्या है, उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको बहुत पॉजिटिव नजरिए से नहीं देख रहे हैं, उपसर्गों का पुछल्ला इसमें जोड़ देते हैं। हालांकि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के पहले आकर लगते हैं, ये सारी चीजें आप जानते भी होंगे। आप देख रहे हैं कि वही उचित को समुचित कर दिया, उत्पन्न को समुत्पन्न, उच्चरित को समुच्चरित, नव को अभिनव, ठीक है ना। इसीलिए विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आलोचना और समालोचना दोनों एक ही है या फिर अलग है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल ये उपसर्गों का खेल है और कुछ नहीं, ठीक है। मृदुता, कुटिलता, सुकुरता, समीपता, ठीक है, ऋजुता, अनादि के स्थान पर मार्दव, कौटिल्य, सौकर्य, सामीप्य, ठीक है, आर्जव आदि ऐसे ही लोगों की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो ये गोविंद नारायण मिश्र जिनके ऊपर ज्यादातर संस्कृत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है बाबू श्याम सुंदर दास जी। हालांकि इनके नाम से हम बहुत पहले से ही परिचित हो चुके हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में इनका काफी रोल रहा। शुक्ल जी इनको निबंधकार के तौर पर कैसे देखते हैं, और ब्रैकेट में बड़ी बात शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। और मैं कई बार कहता भी हूँ कि हिंदी आलोचना या फिर इतिहास लेखन की बात की जाए तो श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल उस सलामी बल्लेबाज की तरह हैं जो कि किसी भी टीम के ओपनर के तौर पर है। और जब भी बीएचयू की बात की जाती है तो वहीं से इस प्रतिबिंब को मैंने लिया हुआ है कि मानो दो सलामी बल्लेबाज बाबू श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। तो आप देखिए रामचंद्र शुक्ल जो कि श्याम सुंदर दास के साथ हमेशा रहा करते थे, उनके बारे में क्या लिखते हैं बाबू साहब, पहले ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया, नागरिक प्रचारणी सभा के स्थापन काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए हैं। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। ये बहुत कम लोगों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि कोई अच्छा लेखक अच्छा वक्ता भी हो सकता है। आप जब प्रेमचंद की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और पत्रों को पढ़ेंगे प्रेमचंद पत्रों में, तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद लिखते थे बहुत अच्छा, लेकिन बोल नहीं पाते थे, अच्छे वक्ता नहीं थे। जब साहित्य सम्मेलन का दूसरा जो पहला लखनऊ में हुआ था, दूसरी बार उनको बुलाया गया तो वो नहीं जा रहे थे मंच पे, लेकिन जब वो जाकर बोलना शुरू किए तो फिर लोगों ने सुना भी। तो हिचकते थे बोलने में, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास को आप देख रहे हैं कि ये जैसे हिंदी में अच्छे लेखक थे वैसे ही अच्छे वक्ता भी थे। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। अगर बाबू श्याम सुंदर दास न होते तो शायद हिंदी इतना समृद्ध न हो पाती। उन्होंने बड़ा काम किया, शोध ग्रंथों को इधर उधर से खोजना,
एक जगह एकत्रित करना। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास, कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का मसाला इकट्ठा करके रख दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन वृत्त हिंदी कोविद रत्नमाला के 2 भागों में आपने संग्रहित किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हिंदी कोविद रत्नमाला नाम का जो ग्रंथ है वो किसका है? बाबूश्याम सुंदर दास का है और ये नए पुराने लेखकों के जीवन की एक तरीके से सार के रूप में, जीवन वृत्त के रूप में 2 भागों में बटा हुआ है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी कोविद रत्नमाला कितने भागों में है? 2 भागों में है। इसके अतिरिक्त शिक्षोपयोगी 3 पुस्तकें, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य और तीसरी पुस्तक है साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बाबूश्याम सुंदर दास हैं, इनसे भी प्राय सवाल पूछे जाते हैं। नागरिक प्रचारणी से तो मैंने बता दिया, लेकिन सवाल पूछ लिया जाता है भाषा विज्ञान या हिंदी भाषा और साहित्य किसका है, और साहित्य लोचन तो कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने द्विवेदी युगीन 5 प्रमुख निबंधकारों के ऊपर चर्चा की। उम्मीद है कि एक बैठक में आपने इन निबंधकारों को अच्छे से समझ लिया होगा, इनसे जुड़े हुए तथ्यों को अपने दिमाग में रख लिया होगा और आगे के लिए जो भी पृष्ठभूमि बन रही है निबंधकारों के तौर पर, वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि आगे किस तरीके के निबंधकार मिलेंगे। तो आप सभी के कमेंट्स आमंत्रित रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।